रिफ्रैक्शन फ्रॉम स्फेरिकल सरफेस। तो जिस तरह से स्फेरिकल मिरर में टू टाइप्स होते हैं हमारे, कनकेव एंड कन्वेक्स, उसी तरह से यहाँ भी टू टाइप्स के हो जाएंगे, कनकेव एंड कन्वेक्स टाइप्स। वहां पे रिफ्लेक्शन होता है, यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा, बस ये डिफरेंस। तो फर्स्ट हम कर लेते हैं कनकेव। तो कनकेव हमारा इस टाइप का हो जाएगा। जिस सरफेस पे रिफ्रैक्शन हो रहा है वो किसी स्फेयर का पार्ट, इसका मतलब इस तरह से स्फेरिकल मिरर में भी यही होता है, स्फेयर से कट करके बनाते हैं। वहां पे हम इसको मिरर में क्या करते हैं, जो दूसरा सरफेस है उसको सिल्वर कर देते हैं ताकि लाइट जो है उसको क्रॉस ना कर पाए, तो लाइट रिफ्लेक्ट हो जाए। यहाँ पे जो सरफेस है वो ट्रांसपेरेंट है, लाइट पास करे। प्रैक्टिकली रिफ्लेक्शन भी होगा, रिफ्रैक्शन भी होगा। तो इस केस में रिफ्रैक्शन वाला जो परसेंटेज है वो ज्यादा होगा। तो यहाँ पे डिफिनेशन वही है तुम्हारा, ये जिस सरफेस पे रिफ्रैक्शन हुआ दैट इज कॉल्ड अपर्चर, इसका मिड पॉइंट हो गया पोल, और सरफेस जिस स्फेयर का पार्ट है उसका सेंटर हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, उसका रेडियस हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर, और इन दोनों को ज्वाइन कर दो तो ये हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। पर इसमें फोकस डिफाइन नहीं होता है, इसमें फोकस डिफाइन नहीं होता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ तुम्हारा कि लाइट जब तुम्हारा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एंड क्लोज इंसिडेंट करेगा तो एक ही पॉइंट पे वो कन्वर्ज या डाइवर्ज नहीं करेगा। मिरर में तो यही होता है ना हमारा कि एक ही पॉइंट पे कन्वर्ज कर जाता है या डाइवर्ज टू अपीयर होता है, लेंस में भी यही होता है, लेकिन स्फेरिकल सरफेस में ऐसा नहीं होगा। ठीक है सर। और हाँ ये ठीक है। कन्वेक्स दूसरा हो गया हमारा कन्वेक्स। कन्वेक्स में हमारा सरफेस ये रहा। इसमें हमारा ये हो गया अपर्चर, ये हो गया पोल, और यहाँ पे हमारा स्फीयर जो है वो इस टाइप का इधर से कट किया हुआ है हमने। ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर। और रिफ्रैक्शन कैसे होगा तो इसी में डायग्राम बना लेते हैं। यदि हमारा ऑब्जेक्ट जो है सोर्स ऑफ लाइट यहाँ पे, तो एक लाइट इंसिडेंट कराए, यदि हम लाइट इस तरह से इंसिडेंट कराए तो सेंटर से ज्वाइन करेंगे तो यही तुम्हारा नॉर्मल हो जाएगा, ये हमारा नॉर्मल हो जाएगा। और इसको हम आगे एक्सटेंड करें तो ये टुवार्ड्स नॉर्मल बेंड करेगा। तो तो ये पीछे टुवर्ड्स नॉर्मल की बेंड करेगा। रेयर से डेंसर में जा रहा है, तो ये हमारा हो गया इमेज। इस डायग्राम में हमने इसको म्यू 1 लिया, इसको म्यू 2 लिया, और म्यू 1 जो है स्मॉल है।
तो रेयरर से डेंसर में जाएगा तो टुवार्ड्स नॉर्मल। ठीक है। यदि हम म्यू1 को डेंसर ले लेंगे तो अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाएगा। यहाँ पे डायग्राम बनाए, ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट, यहाँ पे भी एक लाइट इंसिडेंट कर दे तो यही हमारा हो गया नॉर्मल। और इसको एक्सटेंड करें हम, यहाँ पे भी टुवार्ड्स नॉर्मल। जरूरी नहीं है कि रियल ही बने, थोड़ा सा यदि करता तो आगे, थोड़ा सा यदि बेंड होता तो राइट डायरेक्शन में कन्वर्ज नहीं करता, अपीयर टू डाइवर्ज ही रहता। तो जरूरी नहीं है कि वो नीचे ही जाए। तो यहाँ पे भी जो हमने डायग्राम बनाया उसमें फर्स्ट मीडियम जो है रेयर लिया है हमने, और ये सेकेंड। जो फॉर्मूला बनाएंगे उसमें कौन रेयरर है कौन डेंसर है करके वो कन्वेक्स और फॉर्मूला सबके लिए सेम ही होता है। तो डायग्राम समझ में आ गया किस तरह से रिफ्रैक्शन होगा हमारा। यस सर। जिस पॉइंट पे लाइट इंसिडेंट हुआ वहां पे एक नॉर्मल ड्रॉ करोगे, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा वो नॉर्मल हो जाएगा। रेयरर से डेंसर जा रहा है तो टुवार्ड्स नॉर्मल बेंड करेगा, डेंसर टू रेयरर जा रहा है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल करेगा। फॉर्मूला सबके लिए सेम ही है। अब इसका फॉर्मूला क्या है वो देख लेते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक लिख लें हम, रिफ्रैक्शन एट अ स्फेरिकल सरफेस का फॉर्मूला। साइन कन्वेंशन का बेनिफिट यही है कि कोई भी किस दोनों के लिए फॉर्मूला हमारा सेम ही होगा। तो एक के लिए हम डिराइव कर लेते हैं। कनकेव के लिए डायग्राम बनाना थोड़ा इजी है इसलिए इसका डिराइव, फॉर्मूला सबके लिए सेम ही है। डायग्राम क्लीन करने के लिए हम इसको शेडिंग में नहीं कर रहा हूँ। ये हो गया म्यू1, ये हो गया म्यू2, और म्यू2 जो है ग्रेटर देन है म्यू1। ये हमने बना लिया प्रिंसिपल एक्सिस। ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया पोल, ये हो गया ऑब्जेक्ट। इस तरह से हमने एक रे इंसिडेंट किया, फिर हम एक नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं। ये हो गया नॉर्मल। यहाँ पे रे जो है इस डायरेक्शन में जाता, टुवार्ड्स नॉर्मल में। तो ये हमारा हो गया इमेज। अब हमारा देखो, ये हो गया हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इस पॉइंट का नाम हम कर देते हैं क्यू। और इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है अल्फा, रिफ्रैक्टेड रे जो बना रहा है बीटा, और नॉर्मल जो बना रहा है वो गामा। और क्यू से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, ये है। अब हम लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन यूज कर देंगे एट पॉइंट क्यू। फॉर रिफ्रैक्शन एट क्यू, ये हो जाएगा म्यू1 साइन आई इज इक्वल टू म्यू2 साइन आर। हम जो हमारा कनकेव स्फेरिकल मिरर हो या आगे जो लेंस पर रहेंगे, सभी में जो फॉर्मूला है वो तभी अप्लीकेबल है जब ऑब्जेक्ट साइज वेरी स्मॉल हो और अपर्चर भी स्मॉल हो। इसका मतलब जो रिफ्रैक्शन होगा पॉइंट क्यू, वो जो है पी के क्लोज हो, नहीं तो हमारा फॉर्मूला काम नहीं करेगा। आई बात समझ में। इसका मतलब क्या होगा कि यदि हमारा रिफ्रैक्शन पी के क्लोज हो रहा है
तब तो इमेज जो है सारे लाइट एक ही पॉइंट पे जाके कन्वर्ज या डाइवर्ज होंगे, लेकिन दूर वाले पॉइंट को लोगे तो अलग अलग पॉइंट पे हो जाएंगे। इस चीज को बोलते हैं स्फेरिकल अबर्शन। तो हम जो फॉर्मूला डिराइव करेंगे उसमें ऑब्जेक्ट का साइज भी स्मॉल होगा और अपर्चर भी स्मॉल होगा, और जब अपर्चर स्मॉल होगा मतलब क्यू जो है पी के क्लोज होगा, तो उस केस में देखोगे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है आई वो स्मॉल होता जाएगा। यस सर। और जब आई स्मॉल होगा तो आर भी स्मॉल हो जाएगा, तो उस केस में हम साइन आई को सिर्फ आई लिख सकते हैं, साइन आर को सिर्फ आर लिख सकते हैं। ठीक है सर। तो स्मॉल अपर्चर साइन आई, यहाँ पे हो जाएगा आई एंड आर, सब कुछ ही स्मॉल होगा, मैं एक ही साथ लिख देता हूँ मैं। आई आर अल्फा बीटा एंड गामा विल बी स्मॉल, विल बी। डायग्राम में देखो जैसे जैसे क्यू जो है पी के क्लोज आ जाएगा, आई आर अल्फा बीटा गामा सारे स्मॉल हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे साइन आई को लिख सकते हैं आई, और इसी में यदि मैं कर लूँ तो ज्यादा सिंपल रहेगा। आई को टैन आई लिख सकते हैं, यस सर। और टैन आई को देखो यहाँ पे नहीं यार, अभी टैन आई नहीं लिखेंगे, अभी नहीं लिखेंगे, अभी आई लिखते हैं उसको। साइन आई को आई लिखते हैं, और साइन आर को लिखते हैं आर। तो पुट कर दो तो ये हो जाएगा μ1 आई इजकल टू μ2 आर, इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पे देखो इन ट्रायंगल क्यू ओ सी, क्यू ओ सी, इसमें आई एक्सटर्नल एंगल है, अल्फा एंड गामा इंटरनल है। तो आई इक्वल टू हो जाएगा अल्फा प्लस गामा इन ट्रायंगल क्यू ओ सी। ठीक है। ठीक है सर। इन ट्रायंगल क्यू ओ सी, तो हमारा आई इक्वल टू हो जाएगा अल्फा प्लस गामा। और दूसरा ट्रायंगल देखोगे क्यू आई सी, ओ की जगह पे आई ले लो, क्यू आई सी, इसमें गामा एक्सटर्नल है, आर एंड बीटा इंटरनल है। तो गामा इक्वल टू हो जाएगा आर प्लस बीटा, तो वहां से हम आर निकालते हैं। इन ट्रायंगल क्यू आई सी, इन ट्रायंगल क्यू आई सी, यहाँ पे हमारा गामा इक्वल टू हो जाएगा आर प्लस बीटा। तो आर का वैल्यू हो गया गामा माइनस बीटा। इसे पुट कर दो ऊपर में, पुट आई एंड आर इन इक्वेशन 1। ये हो जाएगा μ1 आई, आई का वैल्यू अल्फा प्लस गामा, μ2 आर का वैल्यू गामा माइनस बीटा। ये हो गया हमारा μ1 अल्फा प्लस μ1 गामा इक्वल टू μ2 गामा माइनस μ2 बीटा। इसको इधर ले लो वे, तो ये हो जाएगा μ1 अल्फा प्लस μ2 बीटा इक्वल टू μ2 माइनस μ1 गामा, इक्वेशन नंबर 2। नाउ अब मैंने बता रखा है कि स्मॉल अपर्चर के केस में अल्फा बीटा गामा भी स्मॉल होगा। अब यहाँ पे देखो अल्फा को लिखेंगे टैन अल्फा, टैन अल्फा इक्वल टू क्यू एन बाई एन ओ हो जाएगा, क्यू एन बाय एन ओ। एन ओ। हाँ ठीक है। और एन ओ को हम लिखेंगे पी ओ, और पी ओ को बाद में यदि इसी में लिख दूं मैं साइन कन्वेंशन यूज करके यहीं पे, तो माइनस यू हो जाएगा हमारा हाँ जी। पी ओ। उसी तरह से बीटा, बीटा हो जाएगा टैन बीटा, टैन बीटा होगा क्यू एन बाई एन आई, और एन आई को लिख देंगे हम पी आई, और ये डिस्टेंस हो जाएगा वी, इमेज डिस्टेंस।
और गामा के लिए गामा को लिखेंगे tan गामा क्यू एन बाई एन सी, और एन सी को लिख देंगे पीसी, और ये हो जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो हमारा नाउ अल्फा हो जाएगा tan अल्फा, tan अल्फा हो गया हमारा क्यू एम, क्यू एम ही था, क्यू एन, एन एन ना दो हो गया, इसको ठीक करना पड़ेगा। ऊपर भी एन है, इधर भी एन है, तो इसका सिंबल चेंज कर देते मैं नॉर्मल को एन डैश ले रहा हूँ। हैं। इसको हम कर लेते हैं, इसको ले लेते हैं हम एस, क्यू एस। ये हो जाएगा क्यू एस डिवाइड बाय एस ओ, फिर क्यू एस हमारा हो जाएगा एस ओ की जगह पे हो जाएगा पी ओ, और यहीं पे मैं साइन कन्वेंशन यूज कर दूं, ये हो जाएगा माइनस यू, फिर बीटा इजकल टू tan बीटा, ये हो गया क्यू एस, ये हो जाएगा एस आई, एस आई हो जाएगा पी आई, फिर और पी आई हो जाएगा भी। फिर हाँ बोलो। फिर ये जो क्यू क्यू सर एस हमारा परपेंडिकुलर है ना। हमने पीएस को निग्लेक्ट कर दिया। हाँ पी एस निगलेक्ट कर देना, स्मॉल अपर्चर में क्यू जो है पी के क्लोज हो जाएगा, तो एस जो है पी के क्लोज चला जाएगा। ठीक है। स्मॉल अपर्चर में जब क्यू पी के नजदीक ले जाओगे तो एस देखोगे पी के नजदीक जाएगा, तो ठीक है। एस पी जो डिस्टेंस है वो निगलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद लास्ट हमारा गामा, गामा इजकल टू हो जाएगा tan गामा क्यू एस डिवाइड बाई हो जाएगा एस सी, क्यू एस डिवाइड बाई ये हो जाएगा पी सी, और ये हो जाएगा क्यू एस डिवाइड बाई आर। इसको पुट कर देते हैं टू में, पुट दिस इन इक्वेशन नंबर टू। म्यू वन अल्फा, अल्फा हो गया क्यू एस डिवाइड बाई माइनस यू, म्यू टू ये हो गया क्यू एस डिवाइड बाई वी, म्यू टू माइनस म्यू वन क्यू एस डिवाइड बाई आर। क्यू एस कैंसिल कर दो, तो हमारा आंसर आ गया म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर। ये फॉर्मूला हो गया हमारा। म्यू वन म्यू टू क्या है, तो म्यू वन मैंने बताया था कि म्यू वन हमेशा फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, म्यू टू सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ऑब्जेक्ट और इमेज से यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं है। यू हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द पोल, वी हो गया इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द पोल, आर हो गया रेडियस। यू वी आर का वैल्यू हम यूजिंग साइन कन्वेंशन पुट करेंगे। क्लियर। यस सर। अब इसमें एक और फॉर्मूला हमारा होता है मैग्निफिकेशन का, हालांकि इससे प्रॉब्लम काफी कम ही आते हैं, फिर भी देख लें। मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन तो एम इजकल टू हमारा वही हो जाएगा हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, एच बाई कैपिटल एच। अब ये वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो मैं एक दूसरा डायग्राम यहाँ पे बना देता हूँ।
हमारे पास ऑब्जेक्ट ये रहा, ये हमारा ऑब्जेक्ट है ए बी। हम यहाँ पे रे जो इंसिडेंट करेंगे वो सीधे पोल से, उस केस में जो हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है वही तुम्हारा हो जाएगा नॉर्मल, और यहाँ पे इसका रिफ्रैक्शन हुआ, ये हमारा इमेज बना ए डैश बी डैश। ये हाइट इसका स्मॉल एच, और ओ, ऑब्जेक्ट का हाइट हो गया कैपिटल एच, ये हो गया आई, और ये क्या हो गया आर। फिर इसमें कुछ रियल और वर्चुअल का तो चक्कर नहीं होता नहीं, ना? उसका कोई चक्कर नहीं। अब यहाँ पे फॉर रिफ्रैक्शन एट पी, ये फर्स्ट मीडियम हमारा म्यू वन ले लेते हैं, सेकेंड मीडियम जिसमें लाइट गया म्यू टू। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन लगाओगे तो म्यू वन साइन आई इजकल टू म्यू टू साइन आर। स्मॉल ऑब्जेक्ट के लिए आई और आर स्मॉल हो गए, फॉर अ स्मॉल ऑब्जेक्ट आई एंड आर will be a small, will be। तो इस केस में साइन आई इजकल टू टैन आई इक्वल हो जाएगा। टैन आई देखोगे तो टैन आई तुम्हारा क्या हो जाएगा, कैपिटल एच बाई ए कैपिटल बी हो जाएगा। कैपिटल एच पे माइनस यू हो जाएगा ना? हाँ, तो ये उस तरह से लिखना चाहो तो ये यू है, ये भी है। तो साइन कन्वेंशन यदि यूज करना चाहो तो डायरेक्ट तो हो जाएगा कैपिटल एच डिवाइड बाय माइनस यू साइन आर, ये हो जाएगा टैन आर। यहाँ पे उल्टा बना हुआ इमेज तो माइनस एच बाई प्लस भी हो जाएगा। माइनस में, हाँ। तो उसको पुट कर दोगे तो म्यू वन माइनस एच बाई क्यू इक्वल टू म्यू टू माइनस एच बाई भी। माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो एच बाई कैपिटल एच का वैल्यू आ गया म्यू वन बाई म्यू वन बाई म्यू टू इंटू वी बाई यू। तो हमारा मैग्निफिकेशन का ये फॉर्मूला। तो एम का फॉर्मूला हो गया एच बाई कैपिटल एच इक्वल टू म्यू वन बाई म्यू टू वी बाई। ठीक है। तो इसी से सारे प्रॉब्लम हमारे स्फेरिकल सरफेस के, अभी लेंस वाले नहीं, अभी लेंस नहीं किया हमने। एक सरफेस स्फेरिकल सरफेस पे है, उस पर रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो यही दो फॉर्मूला है। एक फॉर्मूला हमारा ऊपर वाला जिससे कि हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस में रिलेशन है, और दूसरा फॉर्मूला हम इमेज का हाइट भी निकाल। तो प्रॉब्लम करते हैं हम। An object of height 2 centimeter is placed 60 centimeter before a concave spherical surface
ऑफ रेडियस ऑफ ऑफ रेडियस 20 centimeter and refractive index 3/2. Find position and height of image. Position and height of. एक डायग्राम बना लो छोटा सा, फिर फॉर्मूला अप्लाई कर दो। डायग्राम बनाने से हमारा जो साइन कन्वेंशन है वो सही लगेगा, नहीं तो गलती होने के चांसेस। सर इसमें न्यू वन एयर का लेंगे। हाँ जी। एक मीडियम के बारे में नहीं लिखा हो तो मतलब वो एयर ही, एयर। तो सेट करने की जरूरत नहीं है। ये म्यू 1 हो गया हमारा 1, म्यू 2 का वैल्यू हो गया 3/2, और हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो इधर रखा हुआ है, और इसका सेंटर हमारा इधर। ऑब्जेक्ट का हाइट है 2 सेंटीमीटर। तो म्यू 1 हमें मालूम है, म्यू 2 मालूम है, हमें आर भी मालूम है, यू भी मालूम है। इसमें आर भी नेगेटिव होगा और यू भी नेगेटिव होगा। आर क्यों नेगेटिव? अच्छा। सेंटर पहले है ना। वन के बराबर। सर पोजीशन -36 सेंटीमीटर आ रहे हैं। चेक कर लेते हैं। तो फॉर्मूला हमारा है म्यू 2/v -म्यू 1/u हम्म। इक्वल टू म्यू 2 -म्यू 1/r। तो म्यू 2 का वैल्यू हो गया 3/2, भी म्यू 1 हो गया 1, यू का वैल्यू -60। हम्म। 3/2 -1, आर का वैल्यू क्या है -20। -20। हम्म। इसको जरा सॉल्व कर ले तो ये हो जाएगा 3/2 भी, ये हाफ, ये हो जाएगा -1/40, -1/60, एलसीएम 120, -3 -2 -1/24, v इक्वल टू -36। ठीक है, -36 का मतलब हुआ कि इमेज जो है पहले ही बन गया हमारा। सर ऐसे कैसे, मतलब ऐसा हो सकता है? हाँ तो देखो, मैंने रे डायग्राम पे शुरू में बनाया भी था, इसी टाइप का बना था। ये देखो, जो सबसे पहला मैंने बनाया था इसी टाइप का पाया। ठीक है ठीक है। ये वर्चुअल इमेज बना इसका मतलब कि, क्योंकि लाइट और रिफ्रैक्ट किया ही, वापस तो आया नहीं है। इसका मतलब इमेज जो है वर्चुअल, जिस तरह से स्फेरिकल मिरर में इमेज पहले बने तो रियल होता है, क्योंकि वापस लेट लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है। यहाँ पे लाइट रिफ्रैक्ट हो रहा है, दूसरे मीडियम में जा रहा है, लेकिन इमेज पहले मीडियम में बन गया। इसका मतलब इमेज जो है एक्चुअली में वहां पे मीट नहीं कर रहा है, तो ये वर्चुअल इमेज हुआ। और हमारा हाइट का फॉर्मूला के लिए हमारा क्या फॉर्मूला है?
एच बाई कैपिटल एच, म्यू 1 बाई म्यू 2, वी बाई यू। इसमें पुट कर दो। ये फॉर्मूला है हमारा म्यू 1 बाई म्यू 2 वी बाई। तो म्यू 1 का वैल्यू हो गया 1, म्यू 2 हो गया 3/2, वी का वैल्यू -36, यू का वैल्यू -60। ये हो गया 2/3। 12 से कट करो जो हुआ 3/10। ये हो गया 1/5। स्मॉल एच हो गया कैपिटल H/5। कैपिटल एच का वैल्यू 2 दिया था हमारे। हाँ ये हो तो गया 0.4 सेंटीमीटर। पॉजिटिव आया है, इसका मतलब इमेज जो है इरेक्ट बन रहा है, और बना है 36 सेंटीमीटर पे। तो इमेज जो है हमारा इस तरह से बन जाएगा यहाँ पे। ये हमारा इमेज हो गया। इसका हाइट हो गया 0.4 सेंटीमीटर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। There is a very small object. There is a very small object inside a spherical glass. A spherical glass of radius 30 centimeter and refractive index 3/2 at distance 10 centimeter, at distance 10 centimeter from center, from center. Where will it appear? Where will it appear when viewed from A, near side, B, far side? नजदीक वाले साइड से देखे तो कहाँ पे नजर आएगा, दूर वाले साइड से देखे तो कहाँ पे नजर आएगा? एक स्फेरिकल ग्लास है जिसका रेडियस है 30 सेंटीमीटर। यदि हम एक ग्लास बना ले इस तरह से, अच्छा, एक के लिए कौन के? अच्छा, एक सेकंड। ये हमारा सेंटर है। ऑब्जेक्ट जो है सेंटर से 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे, ये ऑब्जेक्ट, ये सेंटर है। नजदीक वाला का मतलब हुआ कि हम इसको यहाँ से देख रहे हैं। 20 सेंटीमीटर से। तो इसका मतलब हुआ कि लाइट जो है वो इस तरह से जाएगा। तो इसके लिए पोल जो है हमारा, तो हमारा ये जो है ये पोल हो गया। और ये जो दिया हुआ ये 10 सेंटीमीटर है। और जो रेडियस है वो हमारा 30 सेंटीमीटर है। और लाइट जो है ग्लास से बाहर निकल रहा है, तो म्यू 1 का वैल्यू इसमें 3/2 होगा और म्यू 2 का वैल्यू 1 होगा, ये ध्यान रखना है। और सर, जो इसमें नियर बाय वाला केस होगा,
उसमें जो यू की वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी ना? न्यू साइन कन्वेंशन हम यूज करते हैं, उसमें निगेटिव ही आएगा। नेगेटिव क्यों? कोऑर्डिनेट डिपेंड करता है कौन सा कन्वेंशन तुम यूज कर दो। मतलब अगर मैं वैल्यू पॉजिटिव लूं यू की, तो मेरा वी नेगेटिव पहले है। देखो मैं बता दूं, दो कन्वेंशन होता है, एक होता है कोऑर्डिनेट कन्वेंशन, उसमें हम पोल के राइट वाले को पॉजिटिव लेते हैं, लेफ्ट वाले को नेगेटिव लेते हैं, जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में होता है। और एक होता है न्यू साइन कन्वेंशन। न्यू साइन कन्वेंशन में लाइट जिस डायरेक्शन में मूव कर, इंसिडेंट लाइट उस डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हैं और उसके अपोजिट वाले को नेगेटिव लेते हैं। अच्छा। तो कोऑर्डिनेट साइन कन्वेंशन में हमारा ऑब्जेक्ट जो है पी के राइट में है तो पॉजिटिव आएगा। लेकिन हाँ। न्यू साइन कन्वेंशन में राइट लाइट जो है वो राइट से लेफ्ट जा रहा है, जबकि ऑब्जेक्ट जो है लेफ्ट में है, तो इसमें यू नेगेटिव हो जाएगा। तो मैं 12th क्लास में हम न्यू साइन कन्वेंशन ही यूज करते हैं, तो यू का वैल्यू हो जाएगा -12 और आर का वैल्यू हो जाएगा -30। फॉर्मूले में पुट करके भी निकालते हैं। 10th क्लास में हम पढ़ाते हैं कोऑर्डिनेट कन्वेंशन पढ़ाते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग न्यू साइन कन्वेंशन करते बट मैं वैसे यूज नहीं कर सकती हैं। नहीं कॉलेज। कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं उसमें तो। हम्म। फिर केस में बताओ भी का वैल्यू क्या आ गया। अ, बताओ क्या आया वैल्यू। 1.4 सेंटीमीटर। बस, हम्म, इतना कम तो नहीं आना चाहिए। इतना तो हो ही नहीं सकता। म्यू टू, नहीं वैल्यू तो आ सकता है, पर म्यू टू बाई वी, वी -μ1 डिवाइड बाई यू -1। म्यू टू -μ1 होता है ना, अच्छा नहीं। 1 - 3। म्यू टू यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया। म्यू टू 1 है 17 सेंटीमीटर। और ये 3/2, और आर का वैल्यू -30। तो 1/v इक्वल टू -½ माइनस माइनस कैंसिल, 1/60 माइनस माइनस प्लस इधर गया 3/40, 122 339। तो v का वैल्यू आ गया 120/7। पॉजिटिव नहीं, निगेटिव आया ना, निगेटिव। नेगेटिव आया -17 सेंटीमीटर। -17 के आसपास आ गया ना। 17.14। ठीक, ठीक। इसका मतलब इमेज जो है हमारा यहाँ पे बनेगा 5, और ये डिस्टेंस हो जाएगा हमारा 17.1। अब नेक्स्ट है हमारा फार सरफेस। फार सरफेस के लिए रिफ्रैक्शन इस सरफेस पे लेंगे, हमारा आई ए हो जाएगा। तो इस बार ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो जाएगा। माइनस ही। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। हाँ सॉरी, 40 सेंटीमीटर। यू का वैल्यू -40, बाकी न्यू सन कन्वेंशन वैल्यू सेम ही रहेगा। आर का वैल्यू -30, म्यू1 का वैल्यू 3/2, म्यू2 का वैल्यू 1।
पाँच म्यू 1 3/2, म्यू 2 का वैल्यू 1, यू का वैल्यू -40, आर का वैल्यू -30 भी निकालना है। तो फॉर्मूला होता है μ2/v, तो 1/v -μ1 डिवाइड बाय यू, μ2 -μ1, 1 -3/2 डिवाइड बाय आर -30, 1/v इक्वल टू, यहाँ पे -12 1/60, हाँ। तो ये प्लस प्लस माइनस, ये क्या हो जाएगा 3/180, हाँ। तो एलसीएम हो जाएगा 240, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 9, तो v का वैल्यू आ जाएगा -240/5 -48, ये माइनस आया आंसर -48। इसका मतलब इमेज जो बनेगा 8 सेंटीमीटर और पीछे चला जाएगा, तो मतलब I1 के आसपास ही बन जाएगा वो। हाँ। चलो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ऑब्जेक्ट से 8 सेंटीमीटर पीछे। पीछे बन जाएगा, ये हमारा हो गया 40। अब यहाँ पे देखो, प्लेन सरफेस के केस में जब रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेस हो और ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में रखा हो और उससे हम रेयर मीडियम से देखें तो इमेज नजदीक बनता है। लेकिन यहाँ पे दोनों केस पॉसिबल है, जब नजदीक वाले सरफेस से देख रहे हैं तो नजदीक बन रहा है, और दूर वाले सरफेस से देख रहे हैं तो दूर बन रहा है। इसका रीजन क्या है कि जो नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो उस केस में फर्स्ट नॉर्मल जो है अलग अलग डायरेक्शन में होगा। एक केस में दोनों केस में टुवार्ड्स नॉर्मल ही बेंड करेगा, हम्म। लेकिन एक केस में रोटेट करेगा इस तरह से कि नजदीक बन जाए इमेज। ठीक है। आई बात समझ में? यस सर। जैसे यहाँ पे डायग्राम में कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, एक दूसरा डायग्राम को देखो बना के दिखा। तो ये सब जो है क्या बोलते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन में क्वेश्चन आ जाते हैं। सर मैं इस चैप्टर की पीवाईक्यू स्टार्ट कर दूं? नहीं, रिफ्रैक्शन पूरा पढ़ लेंगे तो, जब हम रिफ्लेक्ट। लेंस लेंस तक पढ़ लेंगे तब, क्योंकि सारे क्वेश्चन जो मिक्स होते हैं ऐसे होगा। सर पर वो तो टॉपिक वाइज है मेरे पास। टॉपिक वाइज है तो हमने भी सिर्फ पढ़ाई का है, अभी कुछ नहीं। सर रिफ्लेक्शन तो कर लिया सर, वो बहुत। हाँ, रिफ्लेक्शन कर लिया तो उसके क्वेश्चन तुम्हें मिलेंगे नहीं ज्यादा। सर है उसमें है रिफ्लेक्शन। क्वेश्चन, ठीक है कर लेना तो बन जाएगा उसको। सर क्योंकि ना उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस है। हाँ जैसे एक हफ्ते करने बैठूंगी तो मैं तो फिजिक्स ही करते रह जाऊंगी बस। हाँ ठीक है, तो कर लेना कोई। प्लेन सरफेस से भी कर सकते हो जिसके क्वेश्चन मिल जाते हाँ उसके है पर हैं, है ना? मैं पर जितने हैं मेरा मिला के टोटल 100 क्वेश्चंस है सबके। टोटल 100 ही है? वो हाँ। तो कम ही हुआ, फिर ज्यादा नहीं। रिफ्लेक्शन वगैरह वगैरह। अब देखो यहाँ पे हमारा रे जैसे यहाँ पे इंसिडेंट किया, इसको हम आगे एक्सटेंड करेंगे, तो ये टुवार्ड्स नॉर्मल करेंगे तो इधर जाएगा, और पीछे एक्सटेंड करेंगे तो देखो ये इमेज दूर दूर बनाइए, ऐसे कैसे हो गया? नजदीक था इमेज इधर तो, हाँ मैंने डायग्राम गलत बना दिया ना, डेंसर से रेड जा रहा तो अवे फ्रॉम जाएगा। आंसर से मतलब अभी। अवे है ना, मैंने टुवार्ड्स नॉर्मल कर हाँ दिया तो इसलिए। फिर वो ऑब्जेक्ट से पहले आ जाएगा। ठीक है। इसका हैंड कर दिया। अब यहाँ पे डेंसर से रेयर है तो अवे फ्रॉम ना, तो इमेज हमारा नजदीक बन जाएगा, वहीं दूसरे दूसरे सरफेस पे ले जाए, यस सर। यहाँ पे, तो यहाँ पे भी हम नॉर्मल ड्रॉ करें।
और यहाँ पे डेंसर टू रेयर अवे फ्रॉम नॉर्मल, इसको पीछे बढ़ाएंगे तो दूर बनेगा। हम्म। इस तरह से दोनों ही केस पॉसिबल हो जाता ठीक है। है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा। एक हेमी दे when a hemispherical glass when when plane surface of when plane surface of hemispherical glass hemispherical glass is placed on table appear at 20 centimeter when its curved surface is placed on table appear at 12 centimeter. Find radius and refractive index of glass। ये क्वेश्चन, एक हेमी स्फेरिकल ग्लास है, उसके प्लेन सरफेस को जब हमने टेबल पे रखा और हमने ऊपर से देखा तो टेबल हमें 20 सेंटीमीटर पे दिख रहा है, और जब हमने उसके कर्व सरफेस को रखा तो टेबल हमें 12 सेंटीमीटर पे दिख रहा है। तो हमें बताना है उस हेमी स्फेरिकल ग्लास का रेडियस क्या है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। यदि इसका हम डायग्राम बनाएं तो दो केस है हमारा। फिर ये कॉनकेव का केस हो जाएगा ना? फर्स्ट केस हमारा इस टाइप का है, पहला वाला कॉनकेव का केस हो जाएगा। और दूसरा केस हमारा इस टाइप का है। हम इसको दोनों ही केस में टॉप से देख रहे हैं, बिल्कुल सरफेस के क्लोज। यहां से देख रहे हैं। फर्स्ट केस में जो टेबल है, इसका मतलब ये जो ऑब्जेक्ट हुआ, तो फर्स्ट केस में जो ऑब्जेक्ट है वो 20 सेंटीमीटर पे नजर आ रहा है, और मतलब सेकेंड केस में 12 सेंटीमीटर पे नजर आ रहा है। तो हमें बताना है कि जो हेमी स्फेरिकल ग्लास है उसका रेडियस क्या है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। फिर इसमें जैसे कि पहला केस है, हम्म, उसमें मेरा यू तो -r हो जाएगा, रेडियस ऑफ द हेमिस्फेरिकल ग्लास। हाँ जी, यू का वैल्यू हो जाएगा -r, आर का वैल्यू भी होगा -r, हाँ। म्यू 1 का वैल्यू हो जाएगा म्यू, और म्यू 2 का वैल्यू हो जाएगा 1, और भी का वैल्यू आ जाएगा हमें -20। हाँ, फिर ये आपने -20 क्यों लिया? -20 क्योंकि भी हमें 20 सेंटीमीटर पे नजर आ रहा है ना आई से,
अच्छा, आई से 20 हाँ, सेंटीमीटर। आई को नजर आ रहा है ना हमें। समझ गई, ठीक है। तो फॉर्मूला अप्लाई करने पे क्या आया फर्स्ट वाले में? तो मेरा और तो 20 सेंटीमीटर ही आ। हाँ, आर इक्वल टू 20 आएगा, यही आएगा और आना भी चाहिए। यदि तुम इसको ध्यान से देखते तो बिना बनाए ही बता सकते थे। क्यों? प्लीज। क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्ट है ना वो सेंटर पे रखा हुआ है, और सेंटर से कोई भी लाइट आएगा तो नॉर्मल ही होगा, तो ठीक उसमें है। कोई रिफ्रैक्शन ही नहीं होगा, सीधा चला जाएगा। इसका मतलब कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस क्या हो जाएंगे हमारे, सेम ही होंगे। तो हमारा आर का वैल्यू आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। क्लियर? यस सर। सेकेंड केस में भी हमारा जो रिफ्रैक्शन होगा, तो यहाँ पे सेकेंड केस में जो रिफ्रैक्शन हो रहा है वो कर्व सरफेस से नहीं हो रहा है, प्लेन सरफेस से हो रहा है। हाँ। और प्लेन सरफेस से जब रिफ्रैक्शन होता है तो हमें मालूम है कि इमेज जो है ऊपर नजर आएगा, तो जिसका फॉर्मूला हमारे पास मालूम है कि कैप स्मॉल एच इजकल टू कैपिटल एच बाई मी होता है। ये हो गया हमारा इसमें स्मॉल एच, और ये हमारा हो गया कैपिटल एच। तो यहाँ पे स्मॉल एच का वैल्यू है 12 दिया था, और कैपिटल एच 20 है, तो यहाँ से हमें म्यू मिल जाएगा 20/12। 4 से कट कर दे तो 5/। तो यहाँ पे सेकंड वाले केस में रिफ्रैक्शन कर्व सरफेस से नहीं हो रहा, प्लेन सरफेस पे हो रहा, तो प्लेन सरफेस का फॉर्मूला लगेगा। और ऑब्जेक्ट हमें मालूम है कि वो 20 सेंटीमीटर पे है, हम्म। और दिख रहा है वो 12 सेंटीमीटर पे। तो प्लेन सरफेस से डिस्टेंस है 12, तो हमने एच इजकल टू एच बाई म्यू लगा दिया फॉर्मूला। ठीक है सर। यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है ना वो सरफेस के जस्ट नीचे है, तो जब हम सेकेंड वाले केस में तुम कहोगे कि हमने कर्व सरफेस पे रिफ्रैक्शन क्यों नहीं लिया, तो उससे जब पास करेगा तो उसका इमेज वहीं पे बन जाएगा। जस्ट आउटसाइड है तो उसका इमेज हमेशा जस्ट इनसाइड बनेगा। हाँ। ठीक है, इसलिए उस सरफेस पे हमने लिया ही नहीं, उसको अंदर से स्टार्ट किया। यस। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन कर लिए। तो एक छोटा सा टॉपिक था ये स्फेरिकल सरफेस। इसी से हम इसी में आगे इसी का यूज करके हम लेंस मेकर फॉर्मूला लगाएंगे, तो लेंस का फोकल लेंथ हमारा लेंस स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है सर। इसमें एक ही सर रिफ्रैक्शन हो रहा है, वहां पे दोनों सरफेस रिफ्रैक्टिंग होगा, तो लेंस हमारा बन जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम लेंस स्टार्ट करेंगे। ओके सर। ओके। थैंक यू सर। ओके।